आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 4 बज चुके हैं। स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले एक बड़े रिपोर्ट की बात करते हैं। मोबाइल डिवाइसेस के हवाले से एक रिपोर्ट जारी हुआ है जिसमें एक नया इंकिशाफ हुआ है कि साल 2023 के दौरान मोबाइल डिवाइसेस पर 3.38 करोड़ हमले यानी कि साइबर हमले जो है वो ब्लॉक किए गए साल 2023 के दौरान, जो कि साल 2022 के मुकाबले में 50% ज्यादा है। यह आलमी सतह पर साल 2023 में मोबाइल डिवाइसेस पर मालवेयर, एडवेयर और रिस्कवेयर के 3.38 करोड़ हमले ब्लॉक किए गए हैं। इस बात का जारी होने वाली एक नई रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक महक़क़ीन ने 3 नए खतरनाक एंड्रॉयड मेलवेयर वेरिएंट जिसमें टिम्बर, डोवाफान और गैगाबिट का मुतालबा किया गया है। और आलमी साइबर सिक्योरिटी कंपनी कैस्परस्की के मुताबिक टिम्बर, डोवाफान और गैगाबिट के मदनीति पर मबनी प्रोग्रामों में मुतअद्दिद खुसूसियात हैं, जिनमें दीगर प्रोग्रामों को डाउनलोड करना और असनाद चोरी करके 2 फैक्टर तस्दीक और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को नजरअंदाज करके सारिफ की राजदारी और सलामती को खतरे में डालना शामिल है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे, पूरी तरह से तफसीलात देंगे कि क्या है इस पूरा ये मामला जो है मोबाइल डिवाइसेस का, जो साल 2023 के दौरान जो साइबर हमले हुए हैं उस हवाले से। साल 2023 में मोबाइल डिवाइसेस पर 3.38 करोड़ साइबर हमले रोके गए हैं। ये इस रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है और ये खुद को एक IPTV ऐप के तौर पर जाहिर करती हैं। जो ये वेरिएंट इसका इंकिशाफ हुआ, ये जो वायरस है, और ये मुनासिब इजाज़त हासिल करने के बाद हसास सारिफ को की जो मालूमात है, जो इसे यूज़ करता मोबाइल, उसकी मालूमात जिससे जैसे कि SMS या पैगामात जिससे हम कहते हैं कि स्ट्रोक्स जमा करता है। और जो दूसरा वेरिएंट है मालवेयर है डोवाफान, जो नवंबर 2023 में दरियाफ्त हुआ है, चीनी कंपनियों के सेल फोन्स पर हमला करता है और बुनियादी तौर पर रूसी मार्केट को निशाना बनाता है। मालवेयर को सिस्टम अपडेट एप्लीकेशन के जुज़ू के तौर पर तकसीम किया जाता है और ये अलग के साथ साथ ज़ाती डेटा के बारे में मालूमात जमा करता है। यानी कि जो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जितना भी डाटा होता है उसकी मालूमात जमा करता है और इससे फिर जो साइबर अटैक होता है वो होता है इस मोबाइल फ़ोन, आपका मोबाइल फ़ोन के अंदर जितना भी डाटा है वो सब उड़ा लेता है और अपने साथ ले जाता है। ये इतना ख़तरनाक वायरस है। और दूसरा जो गैगाबिट है, साल 2022 के वास्ते ये फाल है और इसने इब्तिदाई में जनूब मशरकी एशिया के सारिफिन से हैकिंग असनाद चुराने पर तवज्जो मरकूज़ की है। लेकिन जो सारिफ है मशरकी एशिया के, जनूब मशरकी एशिया के जो सारिफिन हैं, जितने भी ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर ये बैंकिंग के हवाले से जितने भी बैंकिंग एप्लीकेशंस आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर है वो बैंकिंग असनाद चुराने पर तवज्जो मरकूज़ की है। यानी कि बैंकिंग के हवाले से जो भी डाटा आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर है वो चुराता है और बाद में इसे पेरो जैसे दीगर ममालिक तक फैला हुआ है। और इस हवाले से महक़क़ीन का कहना है कि उसके बाद से ये एक जाली लोन मालवेयर में तब्दील हुआ है, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग और सारिफ को 2FA को नज़रअंदाज करने के लिए टैप करने की सलाहियत रखता है। यानी कि एक तो ये टैप भी करता है आपका मोबाइल फ़ोन और उसके साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो भी करता है ये मालवेयर, यानी कि जिसे वायरस हम कहते हैं। और उसके साथ साथ ही सारिफिन की जानिब से इस हवाले से जो महक़क़ीन हैं उन्होंने सारिफिन को एहतियात करने के हवाले से कहा है और गैर सरकारी ज़राए से जो ऐप्स होती है वो डाउनलोड करने से गुरेज करने को कहा गया है। यानी कि अगर कोई आपकी स्क्रीन पर कोई भी ऐप आती हैं डाउनलोड करने के हवाले से, इस सिलसिले में आपको बताते चले कि साइबर पुलिस की जानिब से भी बार बार इस हवाले से लोगों को आगाह किया जाता है कि इस तरह की जो गैर ज़रूरी एप्लीकेशंस हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड ना करें, क्योंकि इस तरह की एप्लीकेशन जो होती हैं
जो आपके प्ले स्टोर्स में नहीं होती हैं, लेकिन आप इसे चलाना चाहते हैं। जब वो आपके फ़ोन में होती हैं, फ़ोन आप डाउनलोड करते हैं आप फ़ोन में, तो उसके बाद ही कुछ ऐसी ऐप्स भी होती हैं जो आपके फ़ोन के अंदर चाहे बैंकिंग हो या दीगर जितना भी ज़ाती डाटा होता है वो चोरी होता है। और ऐप की इजाज़तों का बगौर ये जायज़ा लेना चाहते हैं जितनी भी ये ऐप्स होती हैं। और महक़क़ीन ने मज़ीद कहा है कि इन ऐप्स में इस्तेसाली फ़ालियत का फुक़दान है और ये मुकम्मल तौर पर सारिफ़ीन की तरफ से दी जाती हैं और उसके बाद की उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मोहतात रहने की महक़क़ीन की जानिब से लोगों को, सारिफ़ीन को अपील और दरख्वास्त भी की गई है। अब बढ़ते हैं आगे। बात जरा अब टुलिप गार्डन की करते हैं। वादी कश्मीर का मशहूर टुलिप गार्डन जो एशिया के सबसे बड़े बागात में से एक है को आज सरकारी तौर पर आवाम के लिए खोल दिया गया है। रवा साल बाग में मुख्तलिफ अक़साम के 17 लाख ट्यूलिप लगाई गई हैं और इस साल 5 नई फूलों की अक़साम शामिल की गई है। इस मरतबा ट्यूलिप के 5 नए अक़साम को मुतारिफ किया गया है जो कि बाग की खूबसूरती को मज़ीद दोबाला करेगी। ऐसे में इस साल 73 अक़साम के तकरीबन 17 लाख ट्यूलिप लगाए गए हैं और तवक्का है कि न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सयाह भी कश्मीर के इस खूबसूरत बाग की सैर करेंगे और जो लगाए गए दिलकश फूलों का भरपूर वो मुशाहिदा करेंगे। ताम उम्मीद की जा रही है कि रवां बरस गुज़श्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा सयाहों की तादाद देखने को मिलेगी। तकरीबन 600 कनाल अराजी पर मुहित इस बाग गुललाला में जिन ट्यूलिप पौधों को लगाया गया है उनको स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड और दीगर बैरून ममालिक से दरामद किया गया है। दरामद किए गए इन ट्यूलिप पौधों को लगाने का काम मौसम सरमा के सख्त तरीन ठंड के महीने जिनमें नवंबर और दिसंबर में ही उनका काम शुरू किया गया है। और रवां हफ्ते जो है बाग के इफ्तिताह से कबल ही सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी ने सयाहों के लिए जो टुलिप गार्डन है इसमें इंतजामात का जायजा लेने के लिए मीटिंग भी बुलाई थी। ताहम जब आज इससे बाज़ाब्ता तौर पर खोल दिया गया तो अगरचे इस वक्त फिलहाल लोगों के वहाँ पर कम ही तादाद देखने को मिली है, लेकिन आने वाले वक्त में जो ही वहाँ पर फूल खिलने शुरू हो जाएंगे तो सयाहों की तादाद में इजाफा होगा। नाम सविता दत्ता। कहाँ से हैं आप? हम कोलकाता से आई हैं। कब आप कश्मीर आए? 2022। तो कितने दिन आपको यहाँ पे हुए? और आई कल लास्ट है, 2-4 फुटे हुआ है। आई थिंक नेक्स्ट मंथ में और ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी ठीक है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, अभी भी अच्छे लग रहे हैं। कौन कौन सी जगह आप कश्मीर घूमे? हर हो गई से पहलगांव किया है, सोनमार्ग, गुलमार्ग सब घूम लिया है। कल गुलमार्ग गई, परसों सोनमार्ग, गुलमार्ग बहुत अच्छी लगी। उनको स्नोफॉल मुझे मिला ना, इसलिए इतना ही अच्छा लगे। कल गुलमार्ग में गई थी इसीलिए। नेक्स्ट डे फुल ब्लूम होगा तो आप देखेंगे? ये नहीं रहेंगे, अभी तो नहीं रहेंगे ना, शायद ट्राई करेंगे। अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये सब देख लेंगे। नेक्स्ट सीजन में आएंगे जरूर ये ट्यूलिप देखने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है जी, सुंदर है। अभी ऐसा है कि फूल पूरे खिले नहीं है ना, अभी छोटे हैं। ये देखिए, जब भी पूरे हो जाएंगे बड़े फिर बहुत और भी अच्छा लगेगा। तो कितने दिन आपको कश्मीर में हुए? अभी 3 दिन हो गए जी। 3 दिन। कहाँ आप गए? अभी सोनमार्ग, गुलमार्ग और कल गए थे जी पहलगाम। कौन सी जगह आपको अच्छी लगी? गुलमार्ग अच्छा था। क्या आपको वहाँ पे अच्छा लगा? वो गंडोला राइड भी अच्छी थी जी, वो जो चर्च था सारा कुछ सही था। आप अकेले आए हैं कि घर नहीं वाले साथ? है सर, फ्रेंड्स हैं साथ में। क्या कहना चाहेंगे आप कश्मीर के बारे में? कश्मीर बहुत अच्छा है जी, वादियों में मजा आता है घूम के। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिला के चाडोरा इलाके में नामालूम अफराद ने एक नौजवान का तेज धार वाले हथियारों से हमला किया है, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़या हो गई है। चाडोरा के गोगजी पथरी वांगवस से इलाके में आज सुबह ही नौजवान घर के बाहर पुरस्कार हालत में मुर्दा पाया गया। नौजवान की लाश अहली खानों को आज सुबह उसके घर के करीब से मिली है, जिसके बाद ही पुलिस को इतला दी गई है और पुलिस की टीम ने जाए वकू से लाश बरामद की। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर कानूनी लवाजमात मुकम्मल करने के बाद आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए
उसे लवाकिन के हवाले किया है, जिसके बाद उनकी तदफीन की गई है बाज़ाब्ता तौर पर। इस दौरान नौजवान की हलाकत की यानी कि कत्ल के बाद ही वहां सफ़े मातम बिछ गई। जब ये इत्तला पूरे इलाके में फैल गई, ताहम अहल खाना और गाँव वालों ने कत्ल का इल्ज़ाम लगाया और हुकाम से मामले की मुकम्मल तहकीकात करने की दरख्वास्त की है। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए केस दर्ज किया और तहकीकात का आगाज कर दिया। टाइम था तो अचानक कुछ शोर हुआ। हम घर से निकले तो हमने जाके देखा कि वहाँ उधर जो है हमारा एक चचेरा भाई है, ये पड़ा हुआ था। तो इसकी बीवी को हमने बोला इसको क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि बाहर निकला था। मैंने बोला मैं भी साथ जाऊँगा। उन्होंने बोला नहीं मैं डरता नहीं, मैं अकेले जाऊँगा। तो उसका कहना है कि उसको नीचे गिर पड़ा, उसको थोड़ा कुछ आवाज़ आया तो मैं निकली बाहर, तो वो यहाँ गिरा हुआ था। तो मैं उसको अंदर लाई, वापस आगे बिस्तर पे डाल दिया और तब तक हम भी पहुँचे उधर। ये भी हमारा चाचा है और काफ़ी हैं, और उधर पहुँचे हम तो हमने देखा कि इसको अचानक इसको डेथ हुआ था उसका। उस टाइम सर में जख्म, उधर जो बिस्तर है ना, बिस्तर के ऊपर खून दिखाई दिया था हमको, तो लगा कि यहाँ इधर लगा हुआ है। बाहर देखा हमने खून थोड़ा जमा हुआ था, बाहर का खून, जो अंदर खून था वो खून इसका चल रहा था। अभी हम कुछ ऐसा कुछ बता ही नहीं सकते क्योंकि हम कोई पूरा वेरीफाई नहीं है। अभी पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं इधर, तो यहाँ पता चल जाएगा। देखो ये 10 मिनट 3:50 था, तो हम सोए थे घर में। हमें क्या होता है, जब आवाज आई बाहर से तो 3:50 उसकी भी चिल्ला रही थी। हम वहाँ पहुंचे, तब तक हमारे जो पड़ोसी है वो भी वहाँ पहुंचे हुए थे। तकरीबन उधर 40-50 बंदे पहुंचे थे उस टाइम। फिर गए हम सारी खाने। उसको जब हमने अंदर लॉकअप में बंद रखा, वो गिर के खत्म था उस टाइम, वो पूरा हो गया था उसको डेड बॉडी। बस हम पहले नंबर पे ये कहते हैं कि जो हमारा कंसर्न थाना है, हम इनका बहुत शुक्रगुजार है क्योंकि जिस टाइम हमने इनको फोन किया वो तुरंत पहुंच गए वहाँ, और उन्होंने उधर भी वो पक्की तरह अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन की। और 4 बजे से लेकर इस टाइम तक अभी हमारे साथ है वो अभी थाने अपने पर नहीं गए हैं। और दूसरे नंबर ये कि हम इन्हीं को, अपने डीएसपी साहब को, एसएचओ साहब को ये गुजारिश करते हैं कि इसका पता चलना चाहिए। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि पार्लियामानी इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी वो स्कोर करने में नाकाम होगी जिसका वो नारा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बदलाव का चुनाव है और लोग बदलाव चाहते हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा पीर मुजफ्फर से खुसूसी बात करते हुए किया। भाजपा या मोदी जो इस वक्त स्लोगन दे रहा है वो उनकी डेस्परेशन है। वो उनको अंदर से पता है कि अब भारत देश तब्दीली के लिए उनके प्रोग्रामों को, उनके सारे चीज़ों को वो हिंदुस्तान परख चुका है। और उनकी अपनी अंदरूनी असेसमेंट है कि भाजपा पिछले जो उनने स्कोर हासिल किया था उससे 100-120 सीटें उनको वैसे ही भारत में कम आ रही। ये तो अब डेस्परेशन का है कि हम कभी 370 पार कहें, कभी 400 पार, मगर आज के 2024 में ये किसी भी हालत में मुमकिन नहीं। मुझे पूरा भरोसा है 2024 का चुनाव बदलाव का चुनाव होगा भारत में, और एक नई सेक्युलर सरकार भारत में कायम होगी जो देश को इकट्ठा रखेगी और देशवासियों के लिए काम करेगी। उसके लिए मैनिफेस्टो और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपके सामने आता। देखिए, ऑलरेडी पूरे जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी की क़यादत में मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर का यात्रा चला। उसमें जो मेन जो एजेंडा था वो यही 5 न्याय की डिमांड थी। जो देश में अन्याय काल, मोदी के 10 साल अन्याय काल डिक्लेयर हुए, और उस अन्याय काल को न्याय में कैसे बदलना है ये कांग्रेस का नज़रिया जी। और उसके लिए चाहे वो युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए इंसाफ की बात हो, चाहे वो मज़दूरों के लिए हो, चाहे वो आपके फार्मर्स के लिए हैं, किसान जो हैं, और चाहे वो मतलब दबे कुचले लोग जो हैं, पसमानदा तबकों के लोग जो हैं, ये 5 बड़े तबकों के लिए एक न्याय का रास्ता डिफाइन किया गया। वो रास्ता क्या है
वो मैंने अपने वर्करों को कहा उसको खुद पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जब आप वोट देने जा रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए अगले 5 साल में अगर इस सरकार को देंगे ये क्या करेगी। तो जब तक आप वो घर घर नहीं पहुंचाओगे तो तब तक शायद लोग कन्फ्यूजन में भी रहते हैं। तो इसलिए वो एक हमारा सिलसिला है, प्रोग्राम है, मगर ये 5 न्याय हमारे मुख्य तौर इस चुनाव का मुद्दा है। देखिए वो सारी चीज़ें तो कैलकुलेटेड ही है। अब अल्टीमेटली सारे केसेस का तो कोर्ट में ही मतलब फैसले होते हैं। कोर्ट से बाहर कोई मीडिया के ज़रिए या किसी एजेंसी के ज़रिए किसी को हरास करे, किसी को दबाने की कोशिश करे, वो तो थोड़ी देर जिसकी लाठी उसकी भैंस चल सकता है, मगर अल्टीमेटली भारत देश में इंसाफ के बुनियाद पर अल्टीमेटली जुडिशरी फैसला करती है। हम समझते हैं कि ये एक पॉलिटिकल मूव है, चाहे वो झारखंड के चीफ मिनिस्टर के साथ किया गया, चाहे अब केजरीवाल के साथ किया गया, और भी बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को डराया गया और अपने फेवर में लिया गया, कुछ लोग नहीं डरे तो वो फेस करने के लिए भी तैयार है, कानूनी रास्ता फेस करने के लिए। मेरे ख्याल से जब जुडिशरी में ईडी की जानिब से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हुई कार्रवाई पर सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का कहना है कि ये किसी के भी दरवाजे पर खड़े होंगे और उन्हें गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुजरिम भाजपा में शामिल होता है तो वो जुर्म से पाक होता है, जिसकी मिसाल महाराष्ट्र में मिलती है। इन बातों का इजहार उन्होंने जम्मू में एक प्रोग्राम के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। किसी के दरवाजे पर भी खड़े हो जाएंगे और जेल की हवा। और अगर कल कोई ये भी कहा जाता है भाई करप्शन का मामला है, अगर करप्शन का ही मामला है तो हम कई मिसालें देंगे। जो अभी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, कहाँ थे, क्यों गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एनसीपी में थे, उधर गए, साफ हो गए। अरे कहाँ की मिसाल देंगे। अच्छा नहीं लगता है अपने ही देश के बारे में ये कुछ कहे। जिनके खिलाफ इल्जाम हो आज कल अगर उस दरवाजे पर जाए वो साफ हो जाते हैं, वो बरी हो जाते हैं। ये ढंग तरीक, ये एक दिशा जो मुकर्रर कर रहे हैं हमारे लीडर एट द हाईएस्ट लेवल, मुनासिब नहीं, अच्छा नहीं है देश के। सर की क्या कहेंगे? सोया है, कश्मीर तो बिल्कुल सोया है यार। मैं उनको सलाम भेजता हूँ, वो कम से कम लद्दाख वाले तो जागे हैं ना। करगिल और लेह के दरमियान इख्तलाफात थे, लेकिन आज वो एक साथ हो गए हैं माइनस टेम्परेचर में। जी बिल्कुल, वो धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं वहाँ के एनवायरमेंट जो बड़े माहिर हैं। और डिमांड क्या करते हैं? वो कहते हैं हमें जॉब प्रोटेक्शन चाहिए, लैंड प्रोटेक्शन चाहिए। महाराजा हरि सिंह ने हमें लैंड प्रोटेक्शन, जॉब प्रोटेक्शन का एक कानून दिया था, वो कहाँ है आज? छीन लिया। यही तो हमारा सवाल है। वो लद्दाख वाले सड़क पर है, यही मांग कर रहे हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला मेंगा शेरपा ने शिकार रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये रैली फुट ब्रिज दीवान बाग से शुरू हुई और इको पार्क पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि इस रैली का मकसद अवाम को आने वाले लोकसभा इंतखाबात के बारे में आगाह करना, ताकि वो अपने हक रायदही का सही इस्तेमाल कर सके। तकरीब के दौरान इंतजामिया के अफसरान के अलावा मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला ने इस मौके पर कहा कि पहले ही सियासी जमातों के साथ मीटिंगें बुलाई गई हैं और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहनुमा खतूत के मुताबिक सियासी जमातों को किसी भी सियासी रैली, तकरीब या जुलूस के लिए जिला इलेक्शन ऑफिसर से इजाज़त लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इंतजामिया ने सियासी जमातों पर जोर दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के किसी भी रहनुमा खतूत पर, चाहे वो अखराजात की निगरानी से मुतलिक हो या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से मुतलिक हो, पर पूरी तरह से अमल करें। बारामूला में टोटल 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। जो ये 7 असेंबली सेगमेंट्स हैं, इन सब असेंबली सेगमेंट्स में वोटर अवेयरनेस के लिए हर सेगमेंट में हम एक बड़ा सा प्रोग्राम कर रहे हैं। आपने देखा होगा इसकी शुरुआत हुई थी वतलब में, जो सोपोर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसके बाद हमने लड्डू रडूरा में किया, जो रफ़ियाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है। उसके बाद आपने देखा होगा कि गुलमर्ग में भी एक इवेंट हुआ था गुलमर्ग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। उसके साथ साथ उरी में भी हुआ था, जो उरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो इसी के लिए बारामूला में आज ये बारामूला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हो रहा है। इन कैंपों के दौरान हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा हो सके हम यंगस्टर्स, स्पेशली आप देखेंगे भारी मात्रा में यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं,
इन स्टूडेंट्स को हम चाहते हैं कि इंगेज करें इलेक्शन प्रोसेस में। आप देखेंगे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो 18+ हैं या 18+ होने वाले हैं, तो स्पेशली उनको अपने वोटर राइट्स के बारे में, कैसे एनरोलमेंट करना है, कैसे पोलिंग स्टेशन में जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सब के लिए हम इनको तैयार कर रहे हैं। और इन इवेंट्स के दौरान आपके थ्रू हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगामी इलेक्शंस में आए और वोट करें। ये सारे जितने भी इवेंट्स हुए होंगे, आप सब ने देखा होगा, आप सब ने काफ़ी में पार्टिसिपेट भी किया होगा, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं इन इवेंट्स में ना कि सिर्फ इलेक्शन अवेयरनेस के बारे में स्मॉल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटी भी रखें, जिससे हम बेसिकली लोगों को इंगेज कर पाएँ। क्योंकि मेन जो हमारा जो स्वीप का मकसद भी यही है कि बेसिकली लोगों को इलेक्शन के बारे में अवेयर कराए और इलेक्शन प्रोसेस के बारे में अवेयर कराए। तो हम कोशिश करेंगे, जैसे हम पहले सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ और सेगमेंट्स को कवर करना चाहते हैं, अगर टाइम हमारे पास होगा तो हम कोशिश करेंगे एक और राउंड करें, सो दैट क्योंकि रिस्पॉन्स जो हमें पब्लिक का आ रहा है, स्पेशली यंगस्टर्स से आ रहा है, जो डिफरेंट सोसाइटी से आ रहा है, बड़ा ही अच्छा आ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे जितना हो सके इसको हम एक्सटेंड करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम कनेक्ट कर पाएँ इसके साथ। इलेक्शन की सारी जो तैयारियां ऑलरेडी हम लोग मुकाम पे हैं। हमारा, जैसे मैंने बताया, 5th फेज़ में इलेक्शन हो रहा है, तो जितनी भी हमारी तैयारी, आपने देखा होगा कल ही आप सब ने इधर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोकरनाग में आज आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन ने शिरकत की। प्रोग्राम की सदारत तहसीलदार लालू सईद मुअज़्ज़ज़ कादरी ने की है। उनके हमरा बाकी इलेक्शन से मुंसलिक अमला भी मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से मुलाजमीन को जानकारी और तरबियत भी फराहम की गई कि वो किस तरह EVM का बाकायदा इस्तेमाल कर सके, और जो वोटरान हैं उनको जानकारी दी जाए कि वो किस तरह अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सके। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जारी की गई गाइडलाइंस को लागू करने पर जोर दिया गया। तो आपको क्या करना है? बड़गाम के ओमपुरा हाउसिंग कॉलोनी में अब्दुल हमीद नामी शख्स, जो कि असल में शुपिया का रहने वाला है और हाउसिंग कॉलोनी ओमपुरा में उन्होंने घर बनाया है, ने महकमे PDD पर इल्ज़ाम लगाया है कि बड़गाम में काम कर रहे मुतल्लिका महकमे के मुलाजमीन ने उन्हें बहुत तंग किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें बिजली कनेक्शन लगाने के लिए 3 दिन दफ्तर के चक्कर लगाने पड़े, जबकि मीटर अपने पैसों से खरीदा और फिर वो मीटर महकमा ले जाएगा, उसके बाद ही स्मार्ट मीटर नस्ब किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये बात उनकी समझ से बाहर है कि पहले मीटर खरीदना है और फिर मुतल्लिका महकमा दूसरा मीटर नस्ब करेगा। बीस तारीख को सर मैंने अप्लाई किया है। जब मैं वहाँ पर गया, उन्होंने बोला ऑनलाइन करो। ठीक, मैं सर गया, मैं ऑनलाइन किया, मैंने एप्लीकेशन ऑनलाइन की, लेकिन गाइड में नहीं किया और क्या करना है। 20 तारीख से 21 तारीख को छुट्टी थी। 20 तारीख में सुबह मैंने रिपोर्ट की वहाँ पर सुबह 10 बजे, लेकिन स्ट्रेंज ये है कि वहाँ पर जो जेई है वहाँ पर मिस्टर माजिद, वो 12 बजे आते हैं, 1 बजे के बाद होते नहीं वहाँ पर, पता नहीं वो कहाँ होते हैं। अच्छा, AWD कोई है, कोई रहे AWD साहब, तो उसको सस्पेंड कर दिया गवर्नमेंट ने, पता किस बात पर। अब AWD कोई इंचार्ज रखी मैडम वहाँ पर, कोई साहिब है वहाँ पर, लेकिन वो उनको वो चार्ज तफसील में नहीं किया गया था। हालांकि होना चाहिए था ये, अगर कोई सस्पेंड होता है अफसर तो किसी दूसरे को चार्ज दे दो ताकि और सफर न करे। बेचारे गरीब लोग तरसते थे वहाँ पर। हम मेरे ख्याल में कोई 50-60 रुपये दिन को, सुबह से शाम तक। और क्लर्क का व्यवहार ये है, एक क्लर्क वहाँ पर कंसर्न है, उसका नाम शहजाद है, लगता है वही कोई कंप्यूटर बैठता है वहाँ पर। वो पहले बोलते हैं अच्छा ऑनलाइन को, मैंने ऑनलाइन किया, आया मैं वापस, एक बार का देखा तो बोलता है नहीं इसमें ऐसा है ऑनलाइन, कोर्ट में ये ऑनलाइन जो आपने एफिडेविट बनाया है ये इसको चाहिए था उनको ऑनलाइन करना को अदालत वालों को, क्योंकि मुझे यहाँ का सिस्टम पता नहीं था। मैंने कहा ठीक है, अगर वो करते हैं कोर्ट वाले, इसमें दोबारा जाऊँगा। उन्होंने बोला वहाँ पर रसीद एक मिलेगी आपको एफिडेविट वालों के जो एफिडेविट करता है वहाँ पर, वो रसीद मिलेगी आपको, वो दोबारा लाइए यहाँ पर। मैं गया, उन्होंने कहा ये कोई किस पागल ने बोला आपको, 2 बार मुझे एफिडेविट मंगवाया। ये लंबी कहानी है, बड़ी लगेगी 4 दिन कहने को यहाँ पर। अच्छा, जब मैं आया जी मैंने फाइल वहाँ पर लाई, बोलते अच्छा ये वर्कर वो शहजाद कोई क्लर्क है वहाँ पर, उसने पहले 20 मिनट मेरी फाइल को देखा। हालांकि मैं सीनियर सिटीजन हूँ। मैंने कहा यार इसको देखो क्या करना है। बोला है ऐसे खोड़ी खोड़, क्या बोलते हैं ऐसे खोड़ी खोड़ नाम।
सिर्फ मेन है नेक्सस वहाँ चलता है पैसों का। ये इनको पैसा जो देगा उसका काम हो जाएगा। गरीब लोग फरन लगा के बेचारे गरीब बड़ी अपना उतना नहीं होता लोगों का क्या है सुबह से शाम। नाज़रीन, इसी के साथ ही फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।